नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज़। मैं हूं अनीशा गुप्ता। आज बात करेंगे मॉनसून की, जहां पर हमने जून का महीना करीबन 40% डेफिशिएंसी के साथ बंद होता हुआ देखा है। बुआई में भी यहां पर एक गिरावट देखने को मिली है। जिस तरह का डेटा हमने मंडे को आता हुआ देखा, आगे किस तरह की सिनेरियो रह सकती है, इस पर होगी चर्चा। साथ ही बात करेंगे सोने की, जहाँ पर फर्स्ट हाफ में 7.5% की गिरावट देखने को मिली है। इस साल का सेकेंड हाफ कैसा रह सकता है, इस पर भी करेंगे बात। हमारे साथ जुड़ रहे हैं फॉर्मर यूनियन एग्रीकल्चरल सेक्रेटरी सिराज हुसैन एंड वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के रीजनल CEO इंडिया सचिन जैन। मोतीलाल ओसवाल के नवनीत दमानी भी होंगे हमारे साथ। सिराज जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। और 40% डेफिशिएंसी के साथ पहला महीना खत्म हुआ है, जो 10% की डेफिशिएंसी के साथ IMD ने फोरकास्ट किया था। जुलाई की शुरुआत अच्छी है और 1 से 10 जुलाई के बीच में बारिश के अनुमान भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बताए जा रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया, मोस्ट पैन इंडिया, यहाँ पर बारिश भी हो रही है। जिस तरह के बुआई के नंबर्स मंडे को आए हैं, जहां पर अच्छी खासी गिरावट दालों में, खाने के तेलों में, कॉटन में, केन में, सभी जगह पर देखने को मिली है, आपको लगता है जुलाई फर्स्ट हाफ अच्छे से शायद वो भरपाई यहां पर हो पाए? देखिए, ये हमारे लिए तो कहना बड़ा मुश्किल है। ये तो IMD ही बता सकता है कि उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। लेकिन हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि जून में अगर बारिश कमी रही है तो ये जरूरी नहीं है कि जुलाई में भी कम रहे। 2019 को अगर हम देखें तो जून में काफी डेफिशिएंसी थी 2019 में, लेकिन जुलाई, अगस्त, सितंबर में बहुत ज्यादा बारिश हुई और ओवरऑल मॉनसून ठीक हो गया। तो अगर जुलाई और अगस्त में बारिश ठीक रहती है तो हम समझते हैं कि काफी हद तक प्रोडक्शन रिकवर हो जाएगा। चिंता फिर भी आपको यहाँ पर कहाँ बनती हुई नजर आती है सिराज जी? क्योंकि माना ये जा रहा है कि जो बुआई का एरिया है वो शायद यहाँ पर बढ़ जाए, लेकिन आगे जाकर ईल्ड में शायद यहाँ पर इश्यूज रह सकते हैं, या देरी से अगर बुआई होगी तो वो एक चिंता की बात बनती हुई नजर आएगी। देखिए, जुलाई अगस्त में अगर बारिश ठीक होती है, डिस्ट्रीब्यूशन ठीक होता है, तो हम समझते हैं कि नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया ठीक हो जाएगा। अब देखिए, साउथ इंडिया में ऑलरेडी काफी क्राइसिस है। आज हम डेटा देख रहे थे तो मेघालय जैसी जगह में 80% शॉर्टफॉल है, गोवा में शॉर्टफॉल है, केरल में शॉर्टफॉल है। तो जो हाई रेनफॉल स्टेट्स है वहां भी शॉर्टफॉल है। और कर्नाटक में हमारी कल बात हुई थी तो फार्मर्स ने अपनी फसलें बो दी हैं। उन्होंने मक्का भी बोया है, बाजरा भी बोया है, रागी भी बोई है, कुल्थी भी बोई है। लेकिन मॉइस्चर अगर बिल्कुल ही कम हो जाता है तो जाहिर है कि प्लांट की ग्रोथ उससे बहुत कम हो जाएगी। वो पॉइंट इज वेल टेकन सिराजी। लेकिन अगर हम ओवरऑल सोइंग की बात करें और जिस तरह की गिरावट है, कैसे आपको लगता है, क्या चिंताएं हैं? कि आपको लगता है सरकार कंटिजेंसी प्लान्स जो फिलहाल पेपर पे लेके बैठी है उसके ऊपर शायद आगे काम होते हुए नजर आए? नहीं, कंटिजेंसी प्लान पेपर पे नहीं है, ऑलरेडी ऑपरेशनल है। और एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने भी मीटिंग की है, प्राइम मिनिस्टर ने भी मीटिंग की है। हम समझते हैं कि जो मुझे कंसर्न है वो ये है कि क्या क्लाइमेट रेजिस्टेंट वेराइटीज जो 2024 की अगस्त में रिलीज की गई थी, क्या वो सचमुच फार्मर्स तक पहुंची हैं। लेकिन अगर वो वेराइटीज नहीं भी पहुंची हैं तो भी फार्मर्स अपनी ट्रेडिशनल वेराइटीज को यूज करते हैं और वो कोशिश करते हैं कि सूखे की स्थिति से बचा जाए। अब हमें ये देखना है कि जुलाई और अगस्त कैसे रहते हैं। अगर ये ठीक महीने गुजर जाते हैं तो हम समझते हैं कि ओवरऑल प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि 2014 और 15 में लगातार 2 साल ड्राउट पड़ा, लेकिन फूड ग्रेन प्रोडक्शन सिर्फ 5% कम हुआ था। सिराज जी, आगे जाकर आपको क्या लगता है कि प्राइसेस यहाँ पर फिर किस तरह से रह सकते हैं? इन्फ्लेशन कंसर्न्स आपके हिसाब से नहीं है? देखिए, मुझे लगता है कि पल्सेस में प्राइसेस बढ़ने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि पल्सेस का एरिया घटा है। कर्नाटक में, महाराष्ट्र में तूर का एरिया घटा है। तो हो सकता है कि पल्सेस का इंपोर्ट बढ़ जाए इस साल। और इसी तरीके से एडिबल ऑयल्स का इंपोर्ट भी बढ़ सकता है, क्योंकि ग्राउंडनट वगैरह में गुजरात में तो बहुत ही कम बारिश हुई है, तो ग्राउंडनट का एरिया उससे इफेक्ट होगा। और सबसे जो बात तशवीशनाक है वो ये है कि पंजाब में बिजली बिल्कुल नहीं अवेलेबल हो पा रही है। कई जिलों में फार्मर्स का एजिटेशन हो रहा है और पावर कट्स बहुत ज्यादा हैं। 8 घंटे के बजाय 2 घंटे बिजली कई जिलों में मिल रही है। तो इरिगेटेड एरियाज में भी बारिश की जरूरत होती है, ये हम कहना चाहेंगे। आपने गुजरात की बात यहाँ पर करी, जहाँ पर 70 to 80% रेन डेफिशिएंसी है अगर जून का महीना देखा जाए। और 1 जुलाई को कुछ बहुत बड़ा चेंज वहाँ पर आया नहीं है, और गुजरात काफ़ी सारी क्रॉप्स में यहाँ पर बुआई के इलाके यहाँ पर देखता है। कितना बड़ा आपको यहाँ पर चिंता की बात लगती है? हम IMD से पहले बात भी कर रहे थे, उन्होंने कहा बहुत जल्दी गुजरात की डेफिशिएंसी कम होगी। ऐसा उन्हें भी नहीं लगता? नहीं, ये तो अच्छी खबर है कि अगर गुजरात की डेफिशिएंसी कम हो जाए, लेकिन जाहिर है कि अगर जो वहाँ के किसान हैं वो तो बहुत ज्यादा परेशान होंगे।
और देखिए, सारी इस डिस्कशन में हम ये भूल जाते हैं कि अल्टीमेटली किसानों की इनकम तो वैसे ही इतनी कम है, तो वो तो बहुत ही उस पर एडवर्स इम्पैक्ट इसका आएगा अगर इसी तरीके से जुलाई और अगस्त में भी डेफिशिएंसी। मगर मेरा ख्याल ये कि इतनी डेफिशिएंसी 40% जुलाई और अगस्त में नहीं रहेगी। सिराज जी, एक फाइनल सवाल, तो आपको लगता है कि दालों और अगर हम एडिबल ऑयल को छोड़ दें तो बाकी सब एरियाज में आपको लगता है कि एक बेहतर काम होता हुआ नजर आएगा? काफी हद तक कॉटन को लेकर, केन को लेकर यहाँ पर हमने इश्यूज आते हुए देखे हैं। ये बात सही है, असल में शुगर केन का तो काफी एरिया इरिगेटेड है, और कर्नाटक और महाराष्ट्र वगैरह में, साउथ इंडियन स्टेट्स में, वेस्ट में काफी एरिया में माइक्रो इरिगेशन भी है। माइक्रो इरिगेशन बढ़ा भी है देश में, अच्छा काम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत हुआ था। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि फूड इन्फ्लेशन तो बहरहाल होगा, लेकिन गवर्नमेंट के पास राइस के बहुत स्टॉक हैं, 5 गुना स्टॉक हैं सेंट्रल पूल में, जो बफर नॉर्म्स हैं। तो हम समझते हैं कि अगर जरूरत पड़े तो गवर्नमेंट पीएमजीकेवाई में, पीडीएस में राइस का एलोकेशन बढ़ा सकती है, जैसे कोविड में बढ़ाया था, 5 किलो की जगह 10 किलो किया गया था। इस पर मुनहसिर है कि मॉनसून कैसा रहता है, अगर जरूरत होगी तो गवर्नमेंट बढ़ा सकती है एलोकेशन। तो आप कह रहे हैं चिंता की बात नहीं है, मॉनसून ऑफ कोर्स थोड़ा सा यहाँ पर एज अ डैम्पनर रह सकता है, लेकिन सरकार के पास बफर स्टॉक पर्याप्त है, इंपोर्ट्स होंगे, अवेलेबिलिटी आएगी, लेकिन एक हायर कॉस्ट पर। जी बिल्कुल सही है। वो जाहिर है कि अभी देखिए कि जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट हुआ तो गवर्नमेंट ने काफी अपने ऊपर बर्डन लिया, और फर्टिलाइजर इंपोर्ट में गवर्नमेंट ने बहुत कुछ बर्डन अपने ऊपर ले लिया। तो हम समझते हैं कि इतनी कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन हाँ, फार्मर्स की इनकम तो बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाएगी, और रूरल इकोनॉमी बहुत एडवर्सली इफेक्ट हो जाएगी अगर एनिमल हस्बेंड्री पे असर पड़ता है, ड्रिंकिंग वाटर पे असर होगा। अब बॉम्बे में बारिश नहीं हो रही थी, आप लोगों ने इतना दिखाया, लेकिन रूरल एरिया में तो काफी क्राइसिस रहता है पीने के पानी का। जी हाँ, बॉम्बे में थैंकफुली बारिश हो रही है, और महाराष्ट्र में बाकी सब जगह भी बारिश हो रही है, और वो दिखा भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया सिराज जी एज ऑलवेज जुड़ने के लिए और उन तमाम चीज़ों पर डिटेल में बात भी करने के लिए। ये तो एग्रीकल्चर की बात है, जहाँ पर मानसून जून में काफ़ी ख़राब रहा, 40% डेफिशिएंसी है, लेकिन जुलाई में एक्सपेक्टेशन है कि ये डेफिशिएंसी कम होती हुई नजर आएगी। एज ऑफ नाउ IMD का कहना है कि 94 to 95% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज बारिश होगी, जिसका मतलब है 5-6% जैसी डेफिशिएंसी शायद हम जुलाई में बनता हुआ देखेंगे, पर ऑफ कोर्स उसके ऊपर एक नज़र भी रहेगी। अब आपके लिए एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लेके आते हैं जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की तरफ से आई है, जहां पर फर्स्ट हाफ में ऑफ कोर्स हमने दिक्कतें आते हुए देखी हैं, लेकिन सेकंड हाफ यहां पर कैसा रह सकता है, ये मिड टर्म या मिड ईयर आउटलुक की रिपोर्ट है। हमारे साथ वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के सचिन जैन जुड़ चुके हैं। सचिन नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। अगर हम जून का महीना देखें तो 11.5% की गिरावट है। अगर हम जून क्वार्टर देखें तो ये 13 साल में सबसे बुरा क्वार्टर है, 13% की गिरावट के साथ। आउटलुक अब यहां से आपको कैसा नजर आता है, कैसे देखते हैं आप प्राइसेस? मनीषा, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे को अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाया, और हमेशा से मैंने आपके प्लेटफॉर्म पे थोड़ा लंबे दृष्टिकोण के हिसाब से देखने को अर्ज किया है। तो उसी से अगर आप देखें तो पिछले कुछ हफ्तों को ना देखते हुए अगर आप 1 जनवरी से अगर देखें तो 7% की हमारी गिरावट है ग्लोबल प्राइसिंग में, और 5% की बढ़ावट है इंडियन प्राइस में, नंबर 1। अगर आप 1 साल का रिटर्न देखें तो गोल्ड ने अभी भी 40% का रिटर्न दिया है, और जो एक्सेप्शनल ग्रोथ से अगर आप ड्रॉप देखें, दैट इज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट। लेकिन अगर आप पीरियोडिसिटी से देखें तो एक आपको एक अलग इसके एक आउटकम देखने को मिलेगा। हमने जो देखा है प्राइस मोमेंटम जो था, पूरा जो चेंज हमने देखा मिला, रियली 3 स्ट्रॉन्ग पिलर देखने को मिले पिछले 6 महीने के अंदर, जिसमें जियोपॉलिटिकल रिस्क और इतनी जो काफी डिस्टर्बेंस ग्लोबल उसमें रही, कीपिंग इन माइंड सेंट्रल एशिया, एक तो वो इशू था। सेकेंडली आपका फॉरेक्स मूवमेंट काफी हुआ है, विच इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट रीजन। और तीसरा हमने देखने को मिला है कि एक मोमेंटम क्रिएटेड था। और अगर आपके श्रोताओं को हम अर्ज करेंगे कि अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएं तो एक ग्राम मॉडल है जिसको हम बोलते हैं गोल्ड रिटर्न एट्रीब्यूशन मॉडल। उसमें सबकी एक डेफिनेटिव हम लोगों ने एक परसेंटेज देके वी सी व्हाट द आउटकम इज। तो एक मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसमें एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर गोल्ड में बहुत तेजी से आया और निकला, तो उसकी वजह से हमने मोमेंटम देखने को मिला। सो नेट नेट दिस इज वेयर वी आर। और अगर आप अगले 6 महीने का देखें तो हमारे 3 सिनेरियोज हैं जो हम लोगों ने बिल्डअप करे हैं। पहला, अगर, और इनके 3 जो पिलर्स हैं वो इन्फ्लेशन है, उनका फॉरेक्स एक जो मूवमेंट रहेगा कि इंटरेस्ट रेट किस तरह से मूव करता है, और तीसरा कि ग्लोबल पीस और इकोनॉमिक टर्बुलेंस किस प्रकार से शेप आउट होती है। क्योंकि वाइल एवरीथिंग इज काइंड ऑफ सीम्स के ट्रंप ने और लीडरशिप ऑफ अमेरिका ने काफी चीज सेटल करी है, बट ये उभरती हुई कई बार आती हैं। तो इसमें 3 सिनेरियो इस प्रकार से हैं कि अगर ये 3 जो स्तंभ हैं, इंटरेस्ट,
आपका जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, एंड तीसरा आपका जो इन्फ्लेशन, इन तीनों में अगर मानिए एक सॉर्ट ऑफ स्टेबिलिटी रहती है इन द ग्लोबल रेंज ऑफ 3-4% इन्फ्लेशन अदरवाइज, तो हमें लगता है कि गोल्ड का जो मूवमेंट रहेगा -2 से +6-7% तक रहना चाहिए अगले 6 महीने में। अगर हम ऐसा देखते हैं कि एक सिनेरियो वेयर बहुत ही तीन चीजों में काफी एक्सेप्शनल चेंजेस आते हैं, जिसमें कि आपका इंटरेस्ट रेट ड्रॉप होता है, सॉरी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है, आपका इन्फ्लेशन और बढ़ता है, और एक जियोपॉलिटिकल टेंशन और बढ़ती है, तो हमें लगता है कि विच नीड्स एक प्रॉपर एक स्टेप या कुछ ऐसा होना पड़ा अगले 3 से 4 महीने में, तो वी बिलीव कि ये जो मोमेंटम है प्राइस का, ये करीब 5% से 20% ऊपर जा सकता है। और एक तीसरा सिचुएशन है जिसमें मानिए कि ग्रोथ बहुत स्टेबल होती है पूरे ग्लोबल में, इंटरेस्ट की रेट्स जो हैं आपके वो भी राइट तरह से बढ़ते हैं, उस सिचुएशन में गोल्ड प्राइस कैन ड्रॉप बिटवीन 10 to 15%। लेकिन हमें लगता है कि जो मिडिल सिनेरियो है और अपवर्ड सिनेरियो के बीच में एक राइट ऑप्टिमिज्म हमें रखना चाहिए, बिकॉज अगर आप देखें तो गोल्ड हमेशा से रिफ्लेक्ट करता है एक ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन। सो जो गोल्ड की अभी जो सिचुएशन है, दैट इज प्योरली रिफ्लेक्टिंग कि ग्लोब में इकोनॉमिक टर्बुलेंस है, क्या किस तरह से रिफ्लेक्टेड इसमें अब्सॉर्ब्ड है। तो एक तो ये है चीज, और जो फंडामेंटल है विच इज द ग्लोबल डेट, जो जैसे यूएस का भी $37 ट्रिलियन पहुंचा हुआ है, वो चेंज नहीं हुआ है, तो जो फंडामेंटल्स ऑफ गोल्ड है वो उसी प्रकार से स्टेबल है। सो हमें लगता है ये जो बॉटम आउट सिचुएशन है जो अभी है, और गिरेगी तो समझे 4 से 5% और, बट इट इज जो बेसिक्स ऑफ गोल्ड आर वेरी मच इन प्लेस। टेकन। तो सच नहीं मान के चलें कि आगे जाकर यहाँ पर खरीदारी देखने को मिलेगी। आपके जो 3 पॉइंट्स हैं, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स और जियोपॉलिटिक्स, ये ऑफकोर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। लेकिन कल को जब खरीदारी आएगी, और मैं रिपोर्ट पढ़ रही थी कि ऑर्गेनिक बाइंग की एक्सपेक्टेशन वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल को है, क्या हम रिटेल, इन्वेस्टमेंट, सेंट्रल बैंक, दो की बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर्स रहे हैं, उन्हें फिर से लौटता हुआ देखेंगे? क्योंकि एज ऑफ नाउ इक्विटी में तेजी है तो पैसा वहाँ भी जा रहा है, और कुछ प्रॉफिट टेकिंग है, इंस्टीट्यूशंस भी नहीं है, गोल्ड में गिरावट है, थोड़ा सा इंटरेस्ट यहाँ से हटा है। सो मनीषा जी, दो प्रकार से अगर आप इसको देखें, पहली चीज ये है कि हमने हमेशा गोल्ड में देखा है कि जब प्राइस गिरावट होती है तो एक कंज्यूमर डिप पे खरीदता है, जो हमने ऑलरेडी एक चीज हमने स्टार्टिंग देखने को मिल गई है ऑलरेडी। और डिफरेंट लेवल ऑफ गोल्ड में जब वो गिर रहा है, काफी कस्टमर रेडी है, जो पहले के जो इंक्रीज हुआ था उसमें लगता है कि रैली हमारी मिस हो गई तो हम शायद उसमें आ जाए। तो एक तो ये है। सेकेंडली मैं दो बोलूंगा जिनको मैं बोलूंगा वाइल्ड कार्ड आप बोले। हमारा भी रिसेंटली हमने सर्वे एक प्रिंट किया है, जो पब्लिश किया है, विच इज ग्लोबल सेंट्रल बैंक सर्वे। उसमें बहुत पॉजिटिव आउटकम आया है गोल्ड का, और मैं कहता हूं अगर सेंट्रल बैंक थोड़ी एक्सेलरेट हो जाएगी, विच विल बी अ वाइल्ड कार्ड, तो ये बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट करेगा। और सेकेंडली जो पॉलिसी चेंजेस है, पर्टिकुलरली इंडिया में पॉलिसी चेंज में जो हमारे देश में पॉलिसी चेंज पर्टिकुलरली कस्टम ड्यूटी को लेके आया है, और जो ओवरऑल पॉलिसी चेंज हमें देखने को मिल रहा है, उससे ऑफकोर्स ग्लोबली इंपैक्ट भी पड़ता है। तो ये जो दो एलिमेंट हैं, विच इज सेंट्रल बैंक और पॉलिसी चेंज, अगर हमें देखने को मिलते हैं तो दिस विल एम्पलीफाई और इंक्रीज द ओवरऑल डिमांड ऑफ गोल्ड इन द सेकंड हाफ ऑफ द ईयर। ऑल राइट। एक मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सचिन ये भी है कि इंडियन डिमांड यहाँ पर काफ़ी ऑन द वीकर साइड है। एक तो हमने इंपोर्ट डेटा लगातार जनवरी से और मई में जो नंबर्स आए हैं वो एक स्टार्क डिफरेंस दिखाते हैं। ऑफकोर्स इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ चुकी है, इंडिया में डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस भी उस तरीके से हैं। कैसे देखते हैं आप इंडियन गोल्ड डिमांड इंपोर्ट्स के तौर पर यहाँ पर आती हुई, और दूसरा जो ये वीक डिमांड है जो हमने मई में देखी, जून में देखी, शायद जुलाई में भी देखेंगे, कैसे देखते हैं आप आगे जाकर डिमांड सिनारियो? एक तो जो एक तरह से एक क्लैरियन कॉल हमारे रेस्पेक्टेबल प्रधानमंत्री ने हमारे देश के सामने रखी है। आई थिंक पूरा देश उससे सपोर्ट कर रहा है, और करना भी चाहिए, इन द सेंस कि जो हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन है उसको प्रोटेक्ट करके। लेकिन इसमें एक जो रिस्क रहा है वो ये रहा है कि जो एक आर्बिट्राज है बिटवीन ऑफिशियल गोल्ड एंड नॉन ऑफिशियल गोल्ड, एक वो काफी एक्सपैंड हो गया है। और यही हमारी चिंता है कि अनऑफिशियल स्मगल्ड गोल्ड देश में आने की संभावना ज्यादा है, तो एक तो उसको मॉनिटर करना पड़ा। और सेकेंडली हमें लगता है कि डेफिनेटली थोड़ा जो इंपोर्ट है उसमें नंबर पे रिस्ट्रिक्शन डेफिनेटली आएगा, लेकिन ये कितना प्रतिशत आना चाहिए, ये अभी और 2 से 3 महीने में हमें पता चलेगा। क्योंकि प्राइस ड्रॉप होते ही इंक्रीज डिमांड आती है, और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है टू सी के एग्जैक्टली कितना टनेज का इंपैक्ट आएगा। लेकिन अगर ओवरऑल आप देखें तो करीब हमें लगता है 10 से 15% का गिरावट पिछले साल के दौरान आना चाहिए। और डिमांड किस तरह से देखते हैं आप इंडियन मार्केट्स में फिर? और आपको लगता है कि जो एक्सचेंज गोल्ड का बहुत बड़ा सिनेरियो हमने बनता हुआ देखा, जहां पर अब रिटेल ऑफर्स दे रहे हैं ओल्ड गोल्ड की, क्या वो कुछ लंबे समय तक यहां पर चलता हुआ दिखेगा? आई थिंक मनीषा, एक तो हमेशा हमारे साथ वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का हमेशा एक इंपेरेटिव रहा है कि जो गोल्ड घरों में है उसको किस तरह प्रोडक्टिव यूज में लाया जाए। और इसके भी 2 प्रकार हैं।
जो हम एक नंबर बोलते हैं, जो करीब एज एन एवरेज करीब 30,000 टन जो इंडियन गोल्ड है, उसमें से हमारा सोचना ये है कि करीब 30% इज जो बार ऑन कॉइन के हिसाब से है और फॉर्म में है, और उसका रिलेशनशिप कंज्यूमर का जो है काफी फाइनेंशियल नेचर ही है। और अगर यही गोल्ड अगर प्रोडक्टिव यूज में आए तो बहुत अच्छा है। और जो गोल्ड एक्सचेंज की स्कीम्स चल रही है, विच आई थिंक इज ग्रेट, बिकॉज उससे हमारा गोल्ड एक तो प्रोडक्टिव साइकिल में आ रहा है, और एक दूसरा जो एक चैनल काफी स्ट्रांगली क्रिएट हो गया है पिछले ऑलमोस्ट 2 साल से, वो है गोल्ड लोन का, जिसमें अगर आप देखें तो गोल्ड लोन इज मेकिंग हेडलाइंस एवरीडे, बड़ा कोलैटरलाइज्ड है, काफी सेफ है बैंक्स के लिए, और काफी सोना जो फाइनेंशियल यूसेज में आ रहा है और फाइनेंशियल उसमें, तो हमने इसे काफी बढ़ोतरी को देखने को मिला है। तो टू नेट व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर गोल्ड इस प्रकार से बाहर आए तो इट इज वेरी गुड फॉर द नेशन। ईटीएफ से एक स्ट्रॉन्ग चीज हमने फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस कैलेंडर ईयर बनते हुए देखी थी सचिन। सेकंड क्वार्टर में काफी हद तक रिडेम्पशन ही देखने को मिली हैं। निचले स्तरों पर क्लियरली इन्वेस्टमेंट डिमांड यहाँ पर नहीं है, लेकिन आगे जाकर कितना स्ट्रॉन्ग ईटीएफ यहाँ पर रहेगा, और जिस तरह से प्राइस मूव्स रहे हैं, पीएम क्लैरियन कॉल एज यू सेड, सिल्वर इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस हैं, काफी कुछ हमने चेंजेस या एक स्टेप बैक यहाँ पर ईटीएफ की तरफ से भी आता हुआ देखा। नहीं, ईटीएफ डेफिनेटली मनीषा काफी स्लो डाउन हमने देखा, पर्टिकुलरली जैसे जब आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ था, उस समय हमें हर साल देखने को मिलता है कि प्रॉफिट बुकिंग होती है, लेकिन हमने मई में एक आउटफ्लो देखा और जून में दोबारा से इनफ्लो देखने को मिला है। सो अगेन एक प्राइस मूवमेंट इज द रीजन। अगर प्राइस इस लेवल पे है तो उसका डिफरेंट कस्टमर और डिफरेंट इन्वेस्टर है मार्केट में, और मुझे लगता है कि बिकॉज स्ट्रक्चरली ईटीएफ इतना स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है, ये रेगुलेटेड है, ये डिजिटली आप ओन कर सकते हैं, और विद इन सिस्टम रहता है। आई थिंक ये एक ऐसे कस्प है कि ग्रो ही करेगा। और अगर आप ओवरऑल देखें तो बाकी जाके इसका जो एयूएम है करीब 119 टन हो गया है, लेकिन अगर एनुअल देखें तो काफी स्मॉल प्रोपोर्शन का इंक्रीज होता है। मेरा सोचना ये और हमारा वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का सोचना ये है कि ईटीएफ एज अ प्रोडक्ट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट, और ये आगे बढ़ना चाहिए। एक फाइनल सवाल सचिन, और ये ऑफ कोर्स आगे के समय को लेकर है। प्राइसेस के बारे में तो आपने बात की ही। यहाँ पर अगस्त ऑनवर्ड्स हम देखेंगे इन सम सेंस रक्षाबंधन, एंड देन 2-3 बड़ी एग्जीबिशंस हैं इंक्लूडिंग IIJS एज वेल। तो सबका मानना है कि यहाँ से हम एक डिमांड आता हुआ देखेंगे अंटिल द टाइम इट्स नवंबर, दिवाली तक। इस बार दिवाली थोड़ी सी डिलेड है, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड एन एक्सटेंडेड नवंबर, यहाँ पे आपको किस तरह की डिमांड एक्सपेक्टेशंस के साथ काम कर रहे हैं आप? मनीषा, जैसा मेरा कहना था पहले कि एक तो क्लैरियन कॉल प्रधानमंत्री की थी, जिसमें आई थिंक देश साथ आएगा, उसको हम कोई भी उसको डिनाई नहीं करते, नहीं करना चाहिए। दैट इज नंबर 1। सो ऑफ कोर्स उसका थोड़ा इम्पैक्ट आएगा, लेकिन मेरे को लगता है कि जिस तरह से तैयारी इंडस्ट्री कर रही है, थोड़ी कैलकुलेटेड है, और विद गोल्ड एक्सचेंज अगर हम अच्छे से इसको मूव कर पाएं, और काफी डिस्कशंस हो रहे हैं, काफी एसोसिएशंस ने रिकमेंडेशंस दिए हैं, हमने काफी रिकमेंडेशंस सरकार के अलग अलग पार्ट्स में दिए हैं कि जीएमएस कैसे चलाया जाए। अगर ये एक एक्टिवली मूव करता है तो गोल्ड का जो रॉ मटेरियल है वो हमारे देश से आएगा, और उसको प्रोडक्टिवली अगर आप यूज कर पाए तो मुझे लगता है कि काफी अच्छा इसको पॉजिटिवली देखा जाएगा और पॉजिटिव कोरिलेशन रहेगी। और अगर आप देखें तो सेकंड हाफ में जो 4-5 रीजंस हैं जिनकी वजह से प्राइस इंपैक्ट होता है, कंजम्पशन इंपैक्ट होती है। हमने देखा सेंट्रल बैंक करीब 20 से 25 टन जब भी इंक्रीज या डिक्रीज होता है, उससे करीब 1% का प्राइस में इंपैक्ट आता है। हमने देखा है इम्पोर्ट ड्यूटी जो करीब 10%, हमारे यहाँ 9 से 10% बढ़ी है, उससे भी हमने देखा है करीब 1 से 2% का गिरावट प्राइस में आती है। हमने ये भी देखा कि इंटरेस्ट रेट का भी कोरिलेशन है, हमने देखा इन्फ्लेशन का भी कोरिलेशन है, और जियोपॉलिटिकल रिस्क जो आज की डेट में पैरामाउंट है, कीपिंग इन माइंड जो भी वेस्ट एशिया में चल रहा था, उसको सारे थिंग्स को हमें मद्देनजर रखते हुए देखें तो इट्स इंटरेस्टिंग टाइम। नेक्स्ट 1 से 2 महीने काफी चीजें क्लियर होंगी, और उससे आप बहुत एक्यूरेट प्रोजेक्शन कर पाएंगे। पॉइंट टेकन। एक फाइनल क्वेश्चन यहाँ पर स्क्वीज इन करती हूँ। हम काफी सारे ज्वेलर्स से लगातार चैनल पे बात करते रहते हैं सचिन। साउथ इंडियंस कहते हैं कि 22 कैरेट ही चाहिए, 18 कैरेट्स इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है, लेकिन प्योर गोल्ड ज्वेलरी में वो साउथ इंडिया में नहीं चलता। नॉर्थ ज्वेलर्स से बात की जाए तो उनको लगता है कि 18, 14, 9 सब कुछ यहाँ पर कंज्यूम हो जाएगा। कैसे देखते हैं ये डिवाइड? मनीषा, मेरा सोचना यह है कि ये जो कॉन्वर्सेशन है ये ज्यादा B2B कॉन्वर्सेशन है कि 18 कैरेट कर दें, 14 कैरेट कर लें, 9 कैरेट कर लें। हम जब भी कंज्यूमर से बात करते हैं, इंटरेस्ट गोल्ड में गोल्ड के फंडामेंटल्स को लेके है, एंड गोल्ड के फंडामेंटल्स आर अराउंड प्राइस, अराउंड कंजर्वेशन, अराउंड हेज, कि हेज है, एक रेनी डे पे आप इसको लिक्विडेट कर सकते हैं। तो वो जो फंडामेंटल हैं वो गोल्ड के प्रति हैं, और हमारा सोचना यह है कि 22 कैरेट
और 18 कैरेट का कॉन्वर्सेशन नहीं है, गोल्ड की वैल्यू को लेकर कॉन्वर्सेशन है। अगर हम 9 कैरेट की बात करें तो कंज्यूमर के पास हमेशा एक ऑप्शन रहता है कि वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीद लें, हमारे देश में वो भी एक ऑप्शन है। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ ऐसे रिटेल चेन्स हैं जहाँ पे 24 कैरेट की ज्वेलरी भी इंट्रोड्यूस हुई है, और ये ग्रो और सस्टेन करेगी बिकॉज ऑफ द रीजंस ऑफ गोल्ड, नॉट एनीथिंग एल्स। पॉइंट टेकन। सचिन, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, उन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए, एंड ऑफ कोर्स आपकी रिपोर्ट की भी यहाँ पर हमारे दर्शकों के साथ उसे शेयर भी करने के लिए। well, इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, लौटेंगे और लेकर आएंगे मोतीलाल ओसवाल से नवनीत दमानी को ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका, और हमारे साथ अब मोतीलाल ओसवाल से नवनीत दुमानी जुड़ चुके हैं। नवनीत, नमस्कार, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। हम सोने पर बात कर रहे थे, लेकिन हम मेजरली यहाँ पर डिमांड और इंडियन ट्रेंड्स की बात कर रहे थे। लेकिन जैसे सचिन ने यहाँ पर कहा, काफ़ी सारे सिनेरियोज हैं कि गोल्ड प्राइसेस नीचे और ऊपर में कितना जा सकते हैं। आप कैसे देखते हैं और आपकी क्या सेंस है, क्या करना चाहिए इन्वेस्टर्स को अब? यार मिश्रा जी, काफी उठापटक का माहौल रहा है गोल्ड प्राइसेस में, और अगर हम टॉप से देखें तो ऑलमोस्ट 30% प्लस का करेक्शन आ गया इंटरनेशनल प्राइसेस में। और डोमेस्टिक में इतना बड़ा पेन नहीं दिख रहा है, बिकॉज लार्जली रूपी डेप्रिसिएशन फ्रॉम 89 टू 95 और इंपोर्ट ड्यूटी चेंज फ्रॉम 6% टू 15% हैज अब्सॉर्ब्ड सम ऑफ द शॉकर्स। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ये जो फॉल है ये अरेस्ट हो गया कि नहीं, कहना थोड़ा सा जल्दबाजी हो जाएगा, बिकॉज फ्रॉम अ रेट कट पॉसिबिलिटी टू अ प्लेटो पॉसिबिलिटी। और अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि इस साल में शायद एक रेट हाइक होगा या 2 रेट हाइक होगा। तो जिस तरह से नैरेटिव टाइम एंड अगेन चेंज हो रहा है, उस तरह से गोल्ड के प्राइसेस भी शार्पली रिएक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, और हम करीब करीब 101 के ऊपर डॉलर इंडेक्स पे सस्टेनेबल बेसिस पे होल्ड कर रहे हैं। तो ओवरऑल कंफ्यूजन वाला माहौल है, और यहाँ पर भी अगर 5 से 7% का गिरावट गोल्ड में आ जाए यहाँ करंट मौजूदा भाव से भी, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो आई एम अ बायर, बट यहाँ पर स्टैगर्ड बाइंग करना ज्यादा एडवाइजल रहेगा, मे बी 50% एट करंट मार्केट प्राइस, बिकॉज प्राइसेस अच्छे खासे करेक्ट हो चुके हैं। एंड बाकी का अगर यहाँ से 5-7% गिर जाता है तो बाकी 25% उस हिसाब से डिप्लॉय किया जा सकता है। पॉइंट टेकन। जिस तरह की मुनाफा वसूली हमने यहाँ पर चांदी में आते हुए देखी है, यहाँ पर अब क्या करने की राय है? किस तरह का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ बनता हुआ देखेंगे? वेल, गोल्ड के vis-a-vis चांदी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया, और $120 टाइम एंड अगेन मेंटेन किया कि नहीं समझ रहा था क्यों गया था, एंड $50-55 के आसपास जहां पे आ गया है, ये भी नहीं समझ रहा है कि इस लेवल को कब कब तक टिकेगा। तो मेरा मानना यह है कि गोल्ड के साथ साथ सिल्वर थोड़ा सा दबाव में रह सकता है, एंड सिंस बेस मेटल के साथ भी चांदी मूव करता है, तो जैसे जैसे डॉलर इंडेक्स स्ट्रेंथन हो रहा है, थोड़ा बहुत दबाव हमें चांदी में भी देखने मिल सकता है। तो इन बेस के सिनेरियो मुझे लगता है कि 55 से $52 के आसपास कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी चांदी में आ जाएगी फॉर अ फुल ब्लोन रिवर्सल। अब रिवर्सल वापस $120 तक नहीं जाएगा। मेरा मानना यह है कि $90-95 एट बेस्ट हमें अगले 1-2 साल के रेंज में देखने मिलेगा। तो 50-55 के रेंज एक बहुत अच्छा रेंज रहेगा, जहां पे आप मैसिव क्वांटिटी में चांदी एक्यूमुलेट करने की रणनीति बना सकते हैं फॉर अ रिबाउंड, इमीडिएट रिबाउंड टुवर्ड 70-72, एंड इवेंचुअली अगर से 12 महीने से ज्यादा की अवधि है तो $90 के आसपास तक भी आपको एक इवेंचुअल बाउंस बैक देखने मिल सकता है। नवनीत, कच्चे तेल के ऊपर लेके आएंगे, और यहाँ पर पिछला महीना 24% की गिरावट, पिछला क्वार्टर 38% की गिरावट। आज की शुरुआत थोड़ी ठीक हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर से मुनाफा वसूली 71.5 तक के लेवल्स भी हमने यहाँ पर बनते हुए देखे हैं। मान के चलें कि ये 70 के आसपास ±$2 की रेंज बनेगी? वेल, हमने अच्छा खासा मुनाफा वसूली क्रूड में आते हुए देख लिया, और जितना प्राइस बढ़े थे उसके हिसाब से ऑलमोस्ट अच्छा खासा रिट्रेसमेंट हो गया। बट वर्ल्ड विल नेवर बी द सेम अगेन। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज बंद हुआ है उसका एक रिस्क प्रीमियम हमेशा प्राइस में बिल्ट इन हो जाएगा। और दूसरी खास बात यह है कि बहुत सारे नेशन, यानी जापान हुआ, चाइना हुआ, यूएस हुआ, इन सब ने अच्छा खासा रिजर्व यूज किया है स्टेट रिजर्व ब्यूरो से वाइल द पीरियड जब प्राइसेस बहुत एलिवेटेड थे। तो कहीं ना कहीं फ्लोर या बॉटम यही सारे देश प्रोवाइड करेंगे व्हेन दे स्टार्ट टू अक्यूमुलेट क्रूड वंस अगेन। तो मेरा मानना यह है कि $2-4 और शायद करेक्शन आ जाए, बट अपसाइड पोटेंशियल कुड बी इमेंस, बिकॉज अगस्त और सितंबर जनरली एक हरिकेन सीजन होता है यूएस में। तो यहाँ पर जब बेस फॉर्मेशन हो जाएगा, मे बी 65 के आसपास बेस बने ब्रेंट का, या मे बी 67 के आसपास बने, बट जैसे ही कोई हरिकेन न्यूज आएगा और थोड़ी भी यहाँ पर डिसरप्शन अनाउंस होगा, तो जो रिबाउंड होगा वो बहुत शार्प होगा। तो मेरे हिसाब से ये बेस फॉर्मेशन शायद 15 दिन लगे, 10 दिन लगे, ये कहना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट दीज आर ऑल बाइंग अपॉर्चुनिटीज फॉर क्रूड ऑयल ऑल्सो, एंड इवेंचुअली $5-7 का रिस्क है, और अपसाइड पोटेंशियल में $15 से $20 का अपसाइड आपको आने वाले दिनों में देखने मिल सकता है।
पॉइंट टेकन। साथ ही साथ यहाँ पर मेटल्स में क्या करने की राय है, क्योंकि अगर हम जून का महीना देखें तो सभी मेटल्स में भी गिरावट है। एल्यूमिनियम 15 से 17% गिरा, तो कॉपर और जिंक में भी करीबन 4 से 6% तक की गिरावट यहाँ पर दर्ज की हुई है। जुलाई की शुरुआत जैसा कि आप देख सकते हैं अगेन ऑन द वीकर साइड है। डॉलर इंडेक्स 14 महीने के हाईज पर है। इंटरेस्ट रेट पॉसिबिलिटीज पे लोग यहाँ पर डिबेट कर रहे हैं। कैसे देखेंगे पूरा सिनेरियो प्ले आउट होता हुआ? हमने देखा है कि बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में फॉल तो आया है। एल्यूमिनियम हैज बीन द बिगेस्ट लूजर, लार्जली बिकॉज बढ़ा भी वो उसी स्पीड में था। अगर आप देखें तो जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का क्लोजर था, क्रूड ऑयल प्राइसेस रिएक्ट करते, उसी तरह से एल्यूमिनियम प्राइसेस भी करीब करीब 30 से 32% की रैली निचले लेवल से दिखा चुका था। नाउ दैट नॉर्मल सी स्टार्टेड टू रिस्टोर, हमें एल्यूमिनियम प्राइसेस में एक रीजनेबल करेक्शन देखने मिल गया है। बट कॉपर के प्राइस अगर हम देखें तो ऊपरी स्तरों से सिर्फ 7-8% डाउन है, वेयर एज समथिंग लाइक सिल्वर ऑलमोस्ट 50% से ऊपर की गिरावट दिखा चुका है। एंड जहां पे डॉलर इंडेक्स 97-98 के आसपास था, वो 101 के आसपास आ चुका है। तो काफी रेजिलियंस है अभी भी मार्केट में, और ये जो करेक्शन है ये वारंट कर रहा है कि आने वाले समय में जब थोड़ी सी नॉर्मल सी आ जाएगी, इन्फ्लेशनरी कंसर्न थोड़े से डाइजेस्टेबल हो जाएंगे एंड ग्रोथ अगर आने वाले कुछ दिनों में देखने मिलेगी, तो द बेस्ट मेटल टू बेट ऑन विल बी कॉपर, जिंक एंड एल्यूमिनियम इन दिस हायरार्की। तो ये तीनों कमोडिटी मुझे अच्छी लग रही है, और ये जो करेक्शन है इसे बाइंग अपॉर्चुनिटी से देखता हूँ फ्रॉम अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। इमीडिएट रिएक्शन शायद ना मिले, शायद ये मंथ भी थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में चले जाए और थोड़ा वोलेटिलिटी रहेगा। इंडियन रुपी को लेकर अब क्या सेंस है यहाँ पर नवनीत, क्योंकि पिछला जो क्वार्टर है यहाँ पर हमने 0.3% की तेजी आते हुए देखी है, जो शायद 2020 मार्च के बाद पहला ऐसा क्वार्टर है जहाँ पर रुपए ने एक्चुअली कुछ पॉजिटिव यहाँ पर क्रिएट किया है। रुपए आपकी स्क्रीन पे लेके आएंगे, क्योंकि हमने ऑल टाइम लोज भी यहाँ पर बनते हुए देखे थे पिछले क्वार्टर में, लेकिन कुछ बढ़त के साथ कारोबार। आज का दिन ऑफकोर्स यहाँ पर ऑन द वीकर साइड रहा। नवनीत, रुपए में अब यहाँ पर क्या सेंस है? रुपए में मैं थोड़ा सा सरप्राइज हूँ, जो अचानक से हमें वीकनेस देखने मिल रही है 2-3 दिनों में। लार्जली डॉलर इंडेक्स के साथ रिबाउंड करता हुआ नजर आ रहा है, बट नैरेटिव अभी भी ठीक लग रहा है। गवर्नमेंट ने कुछ हद तक डिफेंड करने की कोशिश की है। तेल के दाम नीचे आ गए हैं, गोल्ड के इंपोर्ट थोड़े से स्लो डाउन हुए, और साथ ही साथ ये जो एफसीएनआर बॉन्ड्स के जो एफसीएनआर करेंसी फ्लोज जो आने लगेंगे अगले 1-1.5 महीने में, वो थोड़ी बहुत राहत रुपए में अगले कुछ महीनों में प्रोवाइड कर सकते हैं। तो माय बेट इज जब तक 96 का स्तर ऊपर में नहीं निकल जाता है, हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम रुपए में देखने मिल सकता है टुवर्ड्स 93 एंड 92 लेवल्स आल्सो। ऑल बेट्स ऑफ, अगर 96 के ऊपर सस्टेनेबल बेसिस पे होल्ड करता है, फिर शायद 98, 100 हम ये लेवल के ऊपर फिर जाते हुए नजर आएंगे। बट फिलहाल के लिए आई एम होपिंग कि ये एफसीएनआर करेंसी जो ट्रांजैक्शंस आए हैं और जिसकी वजह से फ्लोज एक्सपेक्टेड है $50-70 बिलियन तक आने के, उसके चलते काफी पॉजिटिविटी आने वाले कुछ महीनों में देखने मिल सकती है। और डॉलर इंडेक्स को लेकर आपकी क्या सेंस है नवनीत? बिकॉज यहाँ पर हमने 14 महीने के हाईज बनते हुए देखे हैं। काफी लोगों को लग रहा था कि 100 पॉइंट के ऊपर ये सस्टेन नहीं करेगा, लेकिन 101 के ऊपर लगातार बरकरार। मैं भी थोड़ा सा एक बैक सीट पे हूँ इसे लेके कि हम भी उसी कश्ती में थे जहां पे हमें 101 या 100 के ऊपर सस्टेन होता हुआ नहीं नजर आ रहा था। बट नाउ दैट लेवल इज टेकन ऑफ एंड होल्ड कर रहा है, तो मुझे लग रहा है कि एनी पॉसिबिलिटी ऑफ रेट हाइक इन दिस सितंबर और अनदर रेट हाइक इन दिसंबर, प्रॉब्ली इसे 103-103.50 तक भी ले जाएगा। तो थोड़ा सा एक कंफ्यूजन वाला माहौल है, एंड सस्टेनेबल बेसिस पे 101 के ऊपर होल्ड करना कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेटल्स और बाकी सारे एसेट क्लासेस पे प्रेशर डाल रहा है। तो वील हैव टू वेट एंड वॉच। एज ऑफ नाउ थोड़ा सा हाफ हार्टेड हूँ, बट इट लुक्स लाइक इफ दिस टेक्निकल ब्रेकआउट होल्ड्स तो 103-103.50 रूल आउट नहीं किया जा सकता है। ऑलराइट, तो कुछ तेजी यहाँ पर आ सकती है, और अगर वो तेजी आती है तो इसका मतलब है डॉलर डिनोमिनेटेड कमोडिटीज में कुछ और दबाव आएगा, जैसे नवनीत ने शेयर भी किया। बहुत शुक्रिया नवनीत एज ऑलवेज साथ जोड़ने के लिए और वो तमाम स्ट्रैटेजीज एनालिसिस हमारे दर्शकों के समक्ष रखने के लिए। वेल, इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, मुझे दीजिए इजाजत। हम लौटेंगे और लेकर आएंगे आवाज समाचार।